Bismillahirrahmanirrahim. Before we continue with today's lecture, I would like to give you a quick review of the last session. In the last session हमने रिसीवर स्ट्रक्चर के अंदर दो बड़े इंपॉर्टेंट ब्लॉक जो यूज़ किए जाते हैं उनकी डिटेल्स देखी थी. वन वॉज डी मॉड्यूलेशन ब्लॉक, द अदर वन वॉज डिटेक्शन ब्लॉक. तो आपके सामने जो डायग्राम भी बनी हुई है, इसमें आपके पास जो दो डॉटेड लाइन से ब्लॉक्स बने हुए हैं, दिस इज डी मॉड्यूलेशन ब्लॉक एंड दिस इज डिटेक्शन ब्लॉक. सो इन जनरल अगर मैं डिफ़ाइन करूँ दोनों के फंक्शनैलिटी, तो डी मॉड्यूलेशन ब्लॉक का पर्पज़ ये है कि आपके पास जो ओरिजिनल वेव फॉर्म ट्रांसमिट हुई थी उस वेव फॉर्म को रिकवर करे विद मैक्सिमम सिग्नल टू नॉइज़ रेशो, और उस वेव फॉर्म में से एक सैम्पल्ड वैल्यू या सैम्पल वैल्यू प्रोड्यूस करे जो कि डिटेक्टर की इनपुट पे कनेक्ट की जाएगी. एंड डिटेक्टर इज़ गोइंग टू डिसाइड वेदर जो ओरिजिनल मैसेज ट्रांसमिट हुआ था वो 1 था या 0 था, और उसकी बेसिस पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो बेसिकली डिटेक्शन ब्लॉक में होगा. मैंने कल आपको ये बताया था कि देर आर सर्टन लिटरेचर, देर आर सर्टन डायग्राम्स, देर आर सर्टन रिसीवर स्ट्रक्चर्स जहाँ पे डी मॉड्यूलेटर और डिटेक्शन इन दोनों को एक सिंगल ब्लॉक ट्रीट किया जाता है. बट यहाँ पे इस बुक में डी मॉड्यूलेशन को सेपरेट ब्लॉक ट्रीट किया गया और डिटेक्शन को एक सेपरेट ब्लॉक ट्रीट किया गया. सो ओरिजिनली अगर मैं एस आई ऑफ टी ट्रांसमिट कर रहा हूँ और वो किसी भी ट्रांसमिशन चैनल से गुजर रही है, तो उसके अंदर डेफिनेटली कोई फिजिकल चेंजेस आएंगे, कोई प्रोसेसेस होंगे, उसके अंदर नॉइज़ ऐड होगा, उसके अंदर इंटरफेरेंस ऐड होगी. तो बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं सिग्नल को. बट टू सिंप्लीफाई आवर केस हमने कहा था कि वी आर गोइंग टू कंसिडर ओनली 2 टाइप्स ऑफ डिस्टर्बेंसेस जो कि हमारे ट्रांसमिटेड सिग्नल के साथ जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी. वन इज इंटरसिंबल इंटरफेरेंस, द अदर वन इज एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज. सो माय रिसीव्ड सिग्नल वुड बी एस आई ऑफ टी, which is basically a transmitted signal, convolved with hc of t, where hc of t is basically impulse response of the channel. So convolution between si of t and hc of t will give me something which will be containing the effect of intersymbol interference. And if I have to consider the effect of noise, I will add a Gaussian noise which will be basically additive white Gaussian noise. और चूँकि ये एडिटिव नेचर में होता है तो इसलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं अपने ओरिजिनल सिग्नल के साथ. इसमें हमने नेक्स्ट चीज़ ये देखी थी कि फ्रीक्वेंसी डाउन कन्वर्जन का ब्लॉक है, तो इससे आगे की सारी प्रोसेसिंग बेस बैंड में होगी. अगर ये फ्रीक्वेंसी डाउन कन्वर्जन का ब्लॉक नहीं है तो पास बैंड में ही सारी प्रोसेसिंग होगी. बट इट डज़ नॉट रियली मैटर whether we are going to have this block or not. हम जो डेरिवेशन, ये सारी डिटेल हमने कल देखी थी, वो बेस बैंड में भी इक्वली एप्लीकेबल हैं एज वेल एज पास बैंड में भी. तो इस परस्पेक्टिव से ये मैटर नहीं करता कि आप फ्रीक्वेंसी डाउन कन्वर्जन यूज़ करते हैं या नहीं करते. जो अगला ब्लॉक था दैट इज़ द रिसीविंग फिल्टर. तो रिसीविंग फिल्टर बेसिकली आपकी जो वेव फॉर्म है वो जब रिसीव होगी वो डिस्टॉर्टेड भी होगी, उसके अंदर नॉइज़ भी ऐड होगा, ये सारी चीज़ें होंगी. तो रिसीविंग फिल्टर बेसिकली ये काम करेगा कि आपकी वेव फॉर्म को रिकवर करने की कोशिश करेगा विद मैक्सिमम सिग्नल टू नॉइज़ रेशो पॉसिबल. और इस रिसीविंग फिल्टर को किस तरह से डिज़ाइन किया था, आने वाले लेक्चर में बड़ी डिटेल में हम एक फ़िल्टर पढ़ेंगे, दैट इज़ द मैच फ़िल्टर. वो एज अ रिसीविंग फ़िल्टर यूज़ होता है. वो किस तरह यूज़ होता है ये हम बड़ी डिटेल में देखेंगे आगे चल के. उसके बाद हमारे पास इक्वलाइजेशन फ़िल्टर था. इस इक्वलाइजेशन फ़िल्टर को अगर मैं देखूँ तो इट इज़ बेसिकली यूज फॉर कंपनसेशन ऑफ चैनल इंड्यूस्ड इंटरसिंबल इंटरफेरेंस. तो अगर मेरे पास चैनल में इंटरसिंबल इंटरफेरेंस मौजूद है तो इक्वलाइजिंग फ़िल्टर ये करेगा कि इट विल ट्राई टू सेंस द चैनल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इट इज़ गोइंग टू डिटर्मिन के चैनल में कितना इंटरसिंबल इंटरफेरेंस हो रहा है, और सिग्नल को इंटरसिंबल इंटरफेरेंस ख़त्म करने के लिए या एक एक्सेप्टेबल लेवल तक लाने के लिए उसको क्या प्रोसेस करना है. तो वो बेसिकली आपके पास आपका इक्वलाइजेशन फ़िल्टर वो सारे का सारा प्रोसेस परफॉर्म करेगा. तो इस पर्सपेक्टिव से हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी. एट द एंड ऑफ इक्वलाइजेशन फिल्टर यहाँ पे आपके पास एक सैम्पलर लगा हुआ है जो पूरी वेव फॉर्म में सिर्फ एक वैल्यू उठाएगा, क्योंकि मैं आपको पिछले 2 लेक्चर में बार बार बता चुका हूँ कि जब हम डिसीजन करते हैं कि हमने ओरिजिनली 1 ट्रांसमिट किया था या 0 ट्रांसमिट किया था, तो हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी पूरी वेव फॉर्म की शेप क्या है. द ओनली थिंग दैट रियली मैटर्स इज़ कि मैं किसी एक पॉइंट पे उस पूरी वेव फॉर्म में से कोई एक वैल्यू उठा लूँगा और उस वैल्यू की बेस पर डिसाइड करूँगा कि मैंने 1 ट्रांसमिट किया था या 0 ट्रांसमिट किया था. तो इस पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मुझे सिर्फ एक वैल्यू चाहिए. तो जब मैं यहाँ पे SNR को मैक्सिमाइज़ करूँगा
तो 99.99% चांसेज ये हैं कि मेरे पास यहाँ पे जो सैम्पल की वैल्यू आएगी वो भी मैक्सिमम सिग्नल टू नॉइज़ रेशो पे होने की वजह से चांसेस आर कि मेरे पास वैल्यू ठीक आएगी विद मैक्सिमम सिग्नल टू नॉइज़ रेशो। और इस वैल्यू को उठा के मैं बेसिकली डिटेक्शन में जब इनपुट करूँगा तो डिटेक्शन ब्लॉक की आउटपुट पे मुझे पता चलेगा कि मैंने ओरिजिनली क्या मैसेज ट्रांसमिट किया था। सो अगर मैं आगे चलूँ इसी चीज़ को लेके, तो हमने जो लास्ट चीज़ डिसाइड की थी या पढ़ी थी वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ Z1 गिवन S1 पढ़ी थी। Probability, it means this is probability of Z given I have transmitted S1 and this is probability of Z given that I have transmitted S2. These two are basically two conditional PDFs. अगर आप देखें नॉइज़ की PDF जो एडिटिव वाइड गॉसियन नॉइज़ की PDF है वो ये चीज़ थी। मैंने आपको पहले भी ये बताया था। अगर मैं वापस जाऊँ इस इक्वेशन पे, इक्वेशन 3.3, इफ़ यू लुक एट इक्वेशन 3.3, Z ऑफ कैपिटल T इज बेसिकली द वैल्यू जिसकी बेस पे आपने डिसाइड करना है कि आपको 1 मिला है या 0 मिला है। सो इफ आई लुक एट दिस इक्वेशन, आई हैव टू कंपोनेंट्स इन इट। वन कंपोनेंट इज डिटर्मिनिस्टिक, दिस इज द वैल्यू, दिस इज द पल्स शेप जो ओरिजिनली मैंने भेजी थी और उस पल्स शेप में से कोई एक वैल्यू कैपिटल T पे मुझे मिल रही है, तो इट मीन ये डिटर्मिनिस्टिक पार्ट है। जबकि ये पार्ट जो है ये रैंडम पार्ट है, because this is noise and noise is always modeled as a random variable. So if I am adding a random number or random variable to a deterministic signal or a deterministic function, the overall resultant would be a random variable. So it means Z of capital T would be a random variable because in these two components, one is deterministic, the other one is random. So रैंडम वेरिएबल जब भी किसी डिटर्मिनिस्टिक वेरिएबल या डिटर्मिनिस्टिक क्वांटिटी में ऐड होता है तो रिजल्टेंट इज बेसिकली अनदर रैंडम वेरिएबल। तो आपके पास जो दो रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, क्योंकि ये चीज़ इस पर कंडीशन है कि मैंने ओरिजिनली 1 ट्रांसमिट किया था या 0 ट्रांसमिट किया था। और इस पर मैंने आपको बड़ी डिटेल में कल ये भी बताया था कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसके अंदर मीन वैल्यू ऑफ नॉइज़, चूँकि हम जनरली एडिटिव वाइड गॉसियन नॉइज़ जब लेते हैं तो उसकी मीन वैल्यू को हम 0 लेते हैं, तो यहाँ पे आपको n नॉट के साथ कोई और मीन वैल्यू या m माइनस होता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो अगर मैं किसी भी 0 मीन रैंडम वेरिएबल के अंदर एक डिटर्मिनिस्टिक वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, अगेन उसी इक्वेशन पे वापस जाऊँगा, अगर मैं किसी भी रैंडम वेरिएबल के अंदर एक डिटर्मिनिस्टिक वैल्यू ऐड कर रहा हूँ और ये रैंडम वेरिएबल 0 मीन था, तो ये जो फाइनल मेरे पास रैंडम वेरिएबल बनेगा, इस रैंडम वेरिएबल का मीन 0 नहीं होगा बल्कि उस रैंडम वेरिएबल का मीन आपका डिटर्मिनिस्टिक पार्ट बन जाएगा, बिकॉज इट इज़ लाइक यू आर एडिंग अ डिटर्मिनिस्टिक और अ फिक्स्ड वैल्यू टू होल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर नॉइज़। तो अगर मैं इस पॉइंट को ज़हन में रखते हुए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहा हूँ, तो इट वुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ Z गिवन S1, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे मीन वैल्यू जो है वो A1 बन जाएगी और यहाँ पे मीन वैल्यू जो है वो A2 बन जाएगी। सो इट मीन्स कि जब हम ड्रॉ करेंगे likelihood of S1 which is probability of Z given S1, तो it would be something like this। ये Gaussian probability distribution है which is centered at A1, and if I am going to draw the likelihood of S2, it will be probability of Z given S2, and it will always be, again it will always be a Gaussian random variable, so it is going to follow the Gaussian curve, and this Gaussian curve will be centered at A2। तो अगर टेक्निकली आप देखें तो ए ओरिजिनल नॉइज़ जो था वो 0 मीन था, तो उस 0 मीन होने की वजह से आपके पास जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बन रही थी वो 0 पे सेंटर थी। लेकिन चूंकि अब आपने उस रैंडम वेरिएबल के अंदर एक डिटर्मिनिस्टिक पार्ट ऐड कर दिया है और वो डिटर्मिनिस्टिक पार्ट बेसिकली आपकी पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को शिफ्ट करवा रहा है, तो आपके पास जो नई डिस्ट्रीब्यूशन आएगी दैट डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी सेंटर्ड एट A1 एंड A2 रिस्पेक्टिवली, कि लाइकलीहुड ऑफ S1 जो है वो सेंटर्ड होगा A1 पे और लाइकलीहुड ऑफ S2 जो है वो सेंटर्ड होगा A2 पे। सो बेस्ड ऑन दिस थिंग हम इस चीज़ को लेके प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर और इसकी पूरी की पूरी मैक्सिमम लाइकलीहुड रिसीवर स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ द वीक, तो मैं अभी उस टॉपिक को इसलिए स्टार्ट नहीं करना चाह रहा कि वो मैंने अगर स्टार्ट कर दिया तो फिर वो कंप्लीट नहीं हो सकेगा, एंड आई डोंट वांट अ ब्रेक इन दैट। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम करेंगे कि मैक्सिमम लाइकलीहुड रिसीवर स्ट्रक्चर भी देखेंगे
और मैच फिल्टर की डिटेल्स भी देखेंगे। पूरा 3 लेक्चर में आई होप कि ये दोनों के दोनों टॉपिक हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अब आप ओरिजिनली देखें तो आपके पास दो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैं जो कि ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे के साथ। सो ओवरलैप इसलिए कर रहे हैं, सो इफ आई लुक एट दिस बिफोर आई गो फॉर कि हमने A1 और A2 को इतना क्लोज क्यों रखा है, हमने A1 और A2 के दरमियान गैप इंक्रीज क्यों नहीं कर सकते, ये डिटेल से पहले हम एक सिचुएशन लेते हैं कि लेट्स से कि मैंने ओरिजिनली 1 ट्रांसमिट किया था और मुझे वैल्यू ऑफ ZT, अगर आप गौर से देखें एक्स एक्सेस पे, तो एक्स एक्सेस इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ Z ऑफ कैपिटल T। दिस इज द वैल्यू जिस वैल्यू की बेस पे आपने डिसाइड करना है कि आपने 1 ट्रांसमिट किया था या 0 ट्रांसमिट किया था। सो एज्यूमिंग द फैक्ट कि मैं पहली एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने ओरिजिनली 1 ट्रांसमिट किया था। सो 1 ट्रांसमिट करने का मतलब यह है कि मैंने ओरिजिनली S1 ट्रांसमिट किया था। सो अगर मेरे पास चैनल इतना नॉइजी नहीं है, कोई मसला मसाइल नहीं है, तो चांसेस आर कि मेरे पास जो Z ऑफ कैपिटल T है उसकी वैल्यू वुड बी हेयर इस गैमा नॉट से ऊपर कोई ना कोई वैल्यू आएगी, मुझे मिलेगी। सो अगर नॉइस कम है और ओरिजिनली मैंने S1 ट्रांसमिट किया था तो मुझे आइडियली, अगर मेरे पास आइडियल सिचुएशन होती तो मुझे एग्जैक्टली S1 ही मिलता, यहाँ पे S1 होता, लेकिन मुझे S1 नहीं मिल रहा, मुझे A1 मिल रहा है। तो Z ऑफ कैपिटल T वुड बी समवेयर अराउंड इस A1 के आसपास ही होगी, एग्जैक्टली A1 नहीं होगी लेकिन A1 के आसपास ही होगी बेसिकली। सो लेट्स से कि मेरे पास सिचुएशन है कि मैं कह देता हूँ कि मैंने ओरिजिनली 1 ट्रांसमिट किया था और मुझे जो चीज़ रिसीव हुई दैट इज ZA ऑफ कैपिटल T। मैंने जो भी वेव फॉर्म रिसीव हुई उसको सारा प्रोसेसिंग करने के बाद जब सैंपल किया तो मुझे जो एक वैल्यू, जिस वैल्यू की बेस पे मैंने डिसाइड करना है, बेसिकली हम डिटेक्शन ब्लॉक की थोड़ी प्रोसेसिंग पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि डिटेक्शन ब्लॉक किस तरह से काम करेगा। सो लेट्स से डिटेक्शन ब्लॉक को जो वैल्यू मिली वो ZA ऑफ कैपिटल T मिली। तो अगर मैं ZA ऑफ कैपिटल T को एक्स एक्सेस पे प्लॉट करूँ तो बेसिकली ये एक पॉइंट है। सो एक्स एक्सेस पे मुझे वैल्यू मिल रही है Z ऑफ कैपिटल T की। तो अगर मैं y एक्सेस को देखूं तो y एक्सेस इज बेसिकली द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो इस डिस्ट्रीब्यूशन पे हर वैल्यू है और इस डिस्ट्रीब्यूशन जो हर वैल्यू है बेसिकली एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू को डिफाइन कर रही है। सो इफ आई मार्क ZA ऑफ कैपिटल T हेयर एंड इफ आई ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, तो मेरे पास यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन दो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कट कर रही है। एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ Z गिवन S1 है विच इज दिस वन, इस पॉइंट पे कट कर रही है, और दूसरी कट कर रही है इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को जो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ Z गिवन S2 है। सो अगर आप ये देखें तो आपके पास जो y एक्सिस पे प्रोबेबिलिटी की सारी वैल्यूज हैं वो बेसिकली पीक कर रही हैं एट A1, यहाँ पे मैक्सिमम होंगी और यहाँ पे A2 पे मैक्सिमम होंगी। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे बेसिकली मेरे पास दो प्रोबेबिलिटी वैल्यूज हैं। एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू मुझे मिल रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ Z गिवन S1 से, और दूसरी प्रोबेबिलिटी वैल्यू मुझे मिल रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ Z गिवन S2 से। सो अगर मैं कंपेयर करूँ इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, तो डेफिनेटली दिस वैल्यू विच इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ Z गिवन S1 है, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और इसकी वैल्यू कम होगी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ Z गिवन S2। So having said that, if I have received the value ZA of capital T and I want to decide कि मैंने originally 1 ट्रांसमिट किया था या 0 ट्रांसमिट किया था, I would look at these two probabilities. One probability is that probability of Z given S1, the other probability of Z given S2. And if I compare these two probabilities, probability of Z given S1 is greater than probability of Z given S2. So it means कि I would always go in favor of द डिसीजन जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ओरिजिनल मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ Z गिवन S1 है, तो इसका मतलब है मैं ये डिसाइड करूँगा कि मैंने 1 ओरिजिनली ट्रांसमिट किया था और मुझे डिटेक्ट भी 1 हुआ है। क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी है तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ Z गिवन S1 के पर्सपेक्टिव से देखूँ तो यहाँ पे आई वुड डिसाइड कि ओरिजिनली मैंने S1 ट्रांसमिट किया था। ऑन द अदर साइड लेट्स से मुझे Z ऑफ B ऑफ कैपिटल T मिल जाता है, इट इज समवेयर हेयर, ये जो यहाँ पे मैं मार्क करूँ, यहाँ पे मार्क कोई चीज़ नहीं, लेकिन लेट से मुझे यहाँ पे अगर एक वैल्यू मिल जाती फिर तो मसला ही कोई नहीं है।
इसी तरह अगर मुझे ZA ऑफ कैपिटल T, अगर आप ये देखें, एक केस हमने डिस्कस करिए, लेट्स डिस्कस अनदर केस, एक और काम कर लेते बिफोर वी मूव ऑन। यहाँ पे मुझे एक और वैल्यू मिली, लेट्स से मैं यहाँ पे एक वैल्यू डिसाइड करता हूँ, ZB ऑफ कैपिटल T मुझे मिली, और मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे अगेन मेरे पास दो प्रोबेबिलिटीज आएंगी। एक प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ Z गिवन S2, और दूसरी प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ Z गिवन S1। सो इनमें से जो प्रोबेबिलिटी ग्रेटर है मैं उसके हक में फैसला करूंगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ Z गिवन S2 ज़्यादा है, तो आई वुड डिसाइड कि मैंने ओरिजिनली S2 ट्रांसमिट किया था। सो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस पूरी की पूरी सिचुएशन को देखें तो बेसिकली A2 के थोड़ा सा पीछे और A1 के थोड़ा सा आगे अगर आप इस पूरे रीजन को देखें, ये वो रीजन है जहाँ पे चांसेस ऑफ एरर मैक्सिमम है। क्योंकि यहाँ पे दोनों की दोनों जो PDFs हैं बेसिकली ओवरलैप कर रही हैं। सो कौन सा एरिया इस पूरी की पूरी सिचुएशन में ऐसा है जहाँ पे चांसेस ऑफ एरर जो है वो मिनिमाइज हुए हुए हैं। तो बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर मुझे कोई एक वैल्यू मिले जहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ Z गिवन S2 ख़त्म हो रहा है, इससे आगे जितनी भी वैल्यू हैं, इन वैल्यूज़ में अगर मुझे कोई भी वैल्यू कहीं पे भी मिलेगी, मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मिलेगी, वो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ Z गिवन S1। सो एनीथिंग बियॉन्ड दिस point, anything beyond this point will always be detected as S1, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ही है क्या, सिर्फ that is probability of Z given S1। and same is true for probability of Z given S2, कि अगर इस पॉइंट से पहले जितनी की जितनी एरिया है अगर मुझे कोई वैल्यू यहाँ पे मिलेगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमेशा S2 ही डिटेक्ट होगा। तो इट मीन्स इफ आई समराइज दीज टू probability distribution, so there are three distinct areas. One is the distinct area where you are going to have the correct decision of S2. The other area is where you are going to have the correct decision of S1. Although यहाँ पे भी ideal situation नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको हमेशा यहाँ पे सही मिलेगा। देन देयर इज वन एरिया विच इज प्रॉब्लमैटिक, जो बेसिकली A2 और A1 के दरमियान में है। दिस इज बेसिकली एरिया जहाँ पे आपके पास एरर के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे आपके पास दोनों के दोनों सिचुएशन ओवरलैप कर रही हैं। सो अब अभी तक तो हमने देखिए सारे के सारे केसेस ऐसे देखे हैं जिनमें हमेशा हमारा डिसीजन हमेशा ठीक आएगा। नाउ इफ़ आई वांट टू मूव अहेड और मैं एक ऐसी सिचुएशन देखूं जहां पे मुझे एरर मिलने के चांसेस हैं, तो आई वुड गो फॉर अ सिचुएशन, लेट्स से कि मैं एक एज्यूम करता हूं कि मैंने ओरिजिनली S1 ट्रांसमिट किया था, बट बिकॉज ऑफ सर्टन प्रॉब्लम्स मुझे ZA ऑफ कैपिटल T मिलने की बजाय मुझे यहाँ पे ZB ऑफ कैपिटल T मिल गया। ओरिजिनली मैंने ट्रांसमिट S1 किया था तो मुझे कोई चीज़ यहाँ पे मिलनी चाहिए थी, बट मुझे यहाँ पे ZB जो बेसिकली गैमा नॉट से पीछे का एरिया है, मुझे ZB यहाँ पे कोई एक वैल्यू ऐसी मिली जो बेसिकली नॉइजी थी और उसके साथ बहुत मसले मसाइल थे। तो अगर मुझे यहाँ पे ZB मिल रहा है और मैंने अगेन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ Z गिवन S2 प्रोबेबिलिटी ऑफ Z गिवन S1 को कंपेयर करना है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ Z गिवन S2 ज़्यादा है प्रोबेबिलिटी ऑफ Z गिवन S1 से। सो इट मीन्स कि यहाँ पे मैं डिसाइड करूँगा कि मैंने ओरिजिनली S2 ट्रांसमिट किया था, जबकि सिचुएशन इन रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने ओरिजिनली ट्रांसमिट किया था S1, मिला मुझे S2, क्योंकि चैनल में नॉइज़ इतना ज़्यादा था कि ये सिग्नल जो कि Z ऑफ कैपिटल T था वो इस बाउंड्री से इस तरफ रहने की बजाय इधर आ गया। सो ये जो शेडेड एरिया है ये वो एरिया है जहाँ पर बेसिकली एरर सारा आएगा मेरे पास। एंड सेम गोज ट्रू फॉर द फ्लिप सिचुएशन कि आपने ओरिजिनली S2 ट्रांसमिट किया था, बट बिकॉज ऑफ नॉइज एंड अदर प्रॉब्लम इन द चैनल यू एंडेड अप विद समथिंग लाइक ZA ऑफ कैपिटल T। तो अगर आपने ओरिजिनली S2 ट्रांसमिट किया था और आपको ZA ऑफ कैपिटल T मिला तो यू विल डिसाइड इन फेवर ऑफ S1, जबकि ओरिजिनली आपने S2 ट्रांसमिट किया था। तो इस परस्पेक्टिव से ये दो कर्व्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अगली वीक में जो हमने डेरिवेशंस करनी है वो डेरिवेशंस भी बेसिकली इन दो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पे बड़ी डिपेंडेंट है। एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन में। दिस इज एट द हार्ट ऑफ द रिसीवर डिज़ाइन। तो इस पर्सपेक्टिव से आपको ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये किस तरह से काम कर रही है और इनमें डिफरेंट रीजन कौन से और हर रीजन का मतलब क्या है। सो
नाउ वी कैन हैव अनदर आर्गुमेंट। अगर आप देखें तो हमने 3 एरिया डिफाइन किए हैं, दिस इज एरिया 1, दिस इज एरिया 2 एंड दिस इज एरिया 3। एरिया 3 इज बेसिकली प्रॉब्लमैटिक। ये जो एरिया जहाँ पे मेरे पास दोनों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस ओवरलैप कर रही हैं, इन ओवरलैपिंग वाले एरिया में ही प्रॉब्लम आ रहा है मेरे पास। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे इस एरिया में प्रॉब्लम आ रहा है तो कैन आई डू समथिंग अबाउट इट। तो एक सिंपल सा आइडिया और हो सकता है कि मैं ऐसी सिचुएशन क्यों ना क्रिएट कर दूं दैट दीज टू डिस्ट्रीब्यूशन नेवर ओवरलैप। वो किस तरह से होगा कि अगर मैं A1 को उठा के लेट्स सपोज टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ एक्सिस ले जाऊं और A2 को उठा के टुवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ द एक्सिस पे ले जाऊं और इनको इतना दूर शिफ्ट कर दूं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप ना करें, विच मीन्स A1 शिफ्ट कर दूं इस साइड पे और A2 को शिफ्ट कर दूं इस साइड पे, और इतना शिफ्ट कर दूं कि दोनों के दोनों जो हैं वो आपस में ओवरलैप ना करें, और अगर ओवरलैप करें भी तो इतना काम करेंगे चांसेस ऑफ एरर या अमाउंट ऑफ एरर बड़ा कम हो जाए। तो इस पर्सपेक्टिव से ये सारी की सारी सिचुएशन हम लेके चल सकते हैं। लेकिन इस अप्रोच में बड़ा मसला है। अगर मैं A1 को एज्यूम ये कर लें, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एज्यूम ये कर लें कि मैं A1 को एज्यूम कर रहा हूँ 5 वोल्ट्स और A2 को एज्यूम कर रहा हूँ -5 वोल्ट्स। तो अगर मेरे पास ये 5 वोल्ट है और ये -5 वोल्ट है और मैं ये कहता हूँ कि मैं 5 वोल्ट को उठा के ले जाता हूँ लेट्स से 15 वोल्ट पे और -5 वोल्ट को उठा के ले जाता हूँ -15 वोल्ट पे, तो इन दोनों की सेपरेशन तो इंक्रीज हो जाएगी, विच वुड बी, अभी आप सेपरेशन देखें, अगर -5 और +5 की सेपरेशन देखें तो 10 वोल्ट की सेपरेशन है। लेकिन अगर मैं इसी सेपरेशन को +15 और -15 पे ऑब्जर्व करूँ तो 30 वोल्ट की सेपरेशन है। तो इसका मतलब है कि अगर सेपरेशन ज़्यादा है तो चांसेस आर कि मेरे पास एरर कम होगा। ये चीज़ पहले भी हम कह चुके हैं कि जब भी हम ट्रांसमिशन करते हैं वी ट्राई टू प्लेस आवर सिंबल्स, वी ट्राई टू प्लेस आवर बिट्स एज फार एज पॉसिबल। हम वोल्टेज जो है वो दूर रखते हैं। उसकी वजह यह है कि हम जितनी वोल्टेज को दूर रखेंगे उतने चांसेस हैं कि हमारे पास एरर कम से कम होगा। तो इसका ये मतलब है इफ़ आई डू नॉट वांट टू एंड अप विद समथिंग लाइक दिस जहाँ पे मेरे पास ये ओवरलैप रीजन में एरर के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ऑल आई नीड टू डू इज़ कि मुझे A1 और A2 को शिफ्ट करना पड़ेगा इस तरीके से कि A1 और A2 के दरमियान सेपरेशन इंक्रीज हो जाए। बट इन रियलिटी हम ये काम कर नहीं सकते। उसकी वजह यह है, जस्ट इमेजिन कि आप इसको 5 वोल्ट पे रखा हुआ है और इसको -5 वोल्ट पे रखा हुआ है। इफ़ यू कैलकुलेट द पावर, इफ़ यू कैलकुलेट द एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू 5 वोल्ट और दूसरा केस आपके पास +15 और -15 वाला होगा, तो 5 वोल्ट की पीक वैल्यू कैलकुलेट करें और 15 वोल्ट के पर्सपेक्टिव से पीक वैल्यू कैलकुलेट करें, तो इसका ये मतलब है कि अगर हम सेपरेशन इंक्रीज करेंगे तो पीक पावर की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाएगी। तो इन जनरल पावर रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाएगी, और अगर पावर रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाएगी तो इट इज गोइंग टू कॉस्ट अस होल लॉट ऑफ मनी। और जब आप ज़्यादा पावर पे जाते हैं तो उसके साथ और कम्प्लेक्सिटीज, स्पेक्ट्रल लीकेजेस और इस तरह के इश्यूज भी आने शुरू हो जाते हैं। सो डैट इज़ वाई कि कभी भी हम ये नहीं करते कि ऑल दो इट इज़ वेरी फीजिबल इन टर्म्स के एरर को रिड्यूस करने के सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका नज़र यही आता है कि हम इन दो A1 और A2 के दरमियान सेपरेशन ही इंक्रीज कर दें। लेकिन हम ये काम करते नहीं हैं क्योंकि हमारे पास पीक पावर की भी सर्टन लिमिट है। तो इस पर्सपेक्टिव से हम ये A1 A2 को एक सर्टन लेवल से आगे नहीं लेके जा सकते। तो यहाँ पे मैं इस स्पेसिफिक टॉपिक को फ़िलहाल ख़त्म करूँगा। इस स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड 1-2 डेरिवेशन जो हैं वो अभी हम अगले वीक में इंशाल्लाह करेंगे। वी स्टिल हैव टाइम, तो हम एक काम करने जा रहे हैं। बल्कि एक चीज़ और जो आई थिंक आई मिस्ड आउट बता दूँ सिर्फ, तो अगर आप इस पूरी डायग्राम में देखें तो आपके पास एक वैल्यू डिसाइड हुई है गैमा नॉट, उस पर स्ट्रेट लाइन है। तो जनरली हम A1 और A2 के दरमियान एक बाउंड्री ड्रॉ करते हैं, जो बाउंड्री बेसिकली डिफाइन करती है कि ये A1 का रीजन है और ये A2 का रीजन है। ये गैमा नॉट की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, थ्रेशोल्ड क्या होगी, विच मीन Z ऑफ टी की वैल्यू अगर मुझे गैमा नॉट से ऊपर मिलेगी तो मैं A1 डिसाइड करूंगा, और अगर गैमा नॉट से कम मिलेगी तो मैं A2 डिसाइड करूंगा। ये वैल्यू किस तरह से हम डिसाइड करते हैं, ये बेसिकली मैक्सिमम लाइक्लीहुड रिसीवर स्ट्रक्चर में हम पूरे का पूरा हाइपोथेसिस डिराइव करेंगे और इसको हम डिटेल में देखेंगे इन द नेक्स्ट वीक। सो मूविंग ऑन, एक छोटा सा टॉपिक है जो हम कवर कर सकते हैं इन दिस लेक्चर, दैट इज़ बेसिकली कि हम जब भी कैलकुलेट करते हैं, अभी तक हम करते हैं एनालॉग की सिचुएशन में हम सिग्नल टू नॉइज़ रेशो कैलकुलेट करते हैं।
तो सिग्नल टू नॉइज़ रेशो अगर आप देखें तो ओवरऑल इट इज़ बेसिकली द रेशो ऑफ सिग्नल पावर टू नॉइज़ पावर। तो इस पर्सपेक्टिव से हम जब भी एनालॉग में कैलकुलेट करते हैं तो हम सिग्नल पावर टू नॉइज़ पावर कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जब हम डिजिटल डोमेन में आते हैं तो वहाँ पे हम सिग्नल टू नॉइज़ रेशो को यूज़ नहीं करते। वहाँ पे हम एक और क्वांटिटी यूज़ करते हैं, डैट इज़ ई बी अपॉन एन नॉट। तो ई बी अपॉन एन नॉट को अगर मैं देखूँ तो ई बी इज़ बेसिकली द बिट एनर्जी एंड एन नॉट इज़ द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। तो इस परस्पेक्टिव से ओवरऑल अगर देखें तो हम अभी तक फिगर ऑफ मेरिट या जिस चीज़ की बेसिस पे हम दो सिस्टम को कंपेयर कर सकते थे वो सिग्नल टू नॉइज़ रेशो थी, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन होगी दैट इफ़ वी आर डीलिंग विद द एनालॉग सिग्नल्स, एनालॉग सिस्टम्स, वी use the figure of merit as signal to noise ratio, but if we are dealing with the digital systems we have the figure of merit that is known as EB upon N naught. So EB upon N naught is nothing but the signal power multiplied by the bit time. So this will give you the bit energy, and N naught is the power spectral density, which is basically defined as noise power divided by the bandwidth. तो अगर मैं टी बी को इन टर्म्स ऑफ आर बी रिप्रेजेंट कर दूँ, टी बी इज बेसिकली 1 over आर बी, सो इफ आई पुट आर 1 over आर बी इंस्टेड ऑफ टी बी इट विल बी एस अपॉन आर बी एंड दिस इज एन अपॉन डब्ल्यू। तो अगर मैं इसको रीअरेंज कर लूँ तो आई विल गेट दिस इक्वेशन 3.30, दिस विल बी सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो डिवाइडेड बाय डब्ल्यू अपॉन आर, वेयर आर या आर बी इज बेसिकली द बिट रेट। आर या आर बी दोनों हम लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है, सिंप्लीफाई नोटेशन है। अगर आपको सिंपल आर बी कहीं नजर आएगा तो इट मींस बिट रेट, अगर आपको आर बी नजर आएगा तो इसका मतलब है बिट, इट इज बिट रेट। सिर्फ डिफ्रेंसिएशन आगे चल के मतलब होनी चाहिए, सिंबल रेट भी वो आर एस होगा बेसिकली, सब्सक्रिप्ट एस, इससे पहले भी हम देख चुके हैं। तो अगर आपको पूरे लिटरेचर में आर या आर बी मिलता है तो दोनों का मतलब बिट रेट ही है। सो इट मीन्स अगर आप ई बी अपॉन एन नॉट को देखें तो ई बी अपॉन एन नॉट इज नथिंग बट सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो दैट इज नॉर्मलाइज विद द फैक्टर डब्ल्यू अपॉन आर। सो इट मीन्स ई बी अपॉन एन नॉट इज नथिंग बट सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो normalized by the bandwidth and bit rate. So EB upon N naught is basically kind of normalized signal to noise ratio. अब जब भी हम डिजिटल सिस्टम्स को पैरामीटराइज करते हैं या उसको हम कंपैरिजन के पर्सपेक्टिव डिफरेंट चार्ट्स या डिफरेंट कर्व ड्रॉ करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कर्व जो डिजिटल सिस्टम की परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन में यूज होती है दैट इज EB upon N naught वर्सेस बिट एरर प्रोबेबिलिटी। सो हम करते ये हैं कि बिट एरर प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली कि हम ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं कि मेरे पास इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरे पास बिट जो है वो गलत आएगी। सो लेट्स से अगर मैंने 1000 बिट्स ट्रांसमिट किए हैं और उन 1000 बिट्स में से मेरे पास 1 बिट गलत आई है और 999 बिट्स मेरे पास ठीक आई हैं, तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर पी बी को डिनोट करूँगा। पी बी इज़ बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर। तो अगर मैं सिंपल प्रोबेबिलिस्टिक मेथड यूज़ करूँ और अगर आप ज़हन में भी रखें तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर निकालूंगा तो नंबर ऑफ रॉन्ग बिट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बिट्स विल गिव मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर। तो लेट्स से अगर मैंने 1000 बिट्स ट्रांसमिट की थी उनमें 999 बिट्स ठीक ट्रांसमिट हुई थी और एक बिट जो है वो गलत ट्रांसमिट हुई थी, तो 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बिट 1000 विल गिव मी द बिट एरर प्रोबेबिलिटी। तो हम बिट एरर प्रोबेबिलिटी को ड्रॉ करते हैं वाई एक्सेस पे और एक्स एक्सेस पे बेसिकली ई बी अपॉन एन नॉट को ट्रेस करते हैं। सो अगर मैंने एक सिस्टम लिया और उस रिसीवर के पर्सपेक्टिव से मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर निकाली और हर वैल्यू मतलब डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ई बी अपॉन एन नॉट ट्राई की और मैंने ये कर्व ड्रॉ की, तो बेसिकली सिचुएशन ये है कि ई बी अपॉन एन नॉट आप जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर डिक्रीज करता जाएगा। तो अगर आपके पास ई बी अपॉन एन नॉट कम है तो यू विल हैव द मैक्सिमम बिट एरर प्रोबेबिलिटी, और जैसे जैसे आप ई बी अपॉन एन नॉट को इंक्रीज करते जाएंगे यू आर गोइंग टू हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर दैट इज रिड्यूसिंग, विच मीन्स इन प्रिंसिपल बेसिकली आप बिट एनर्जी जब इंक्रीज करोगे तो डेफिनेटली एन नॉट कम है, ई बी ज़्यादा, तो चांसेस आर कि आप जैसे ई बी अपॉन एन नॉट को इंक्रीज करते जाओगे वैसे ही बेसिकली आपके पास आप बिट एरर कम होता जाएगा। तो बिट एरर बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन ई बी अपॉन एन नॉट। ये हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे कि जर्नल वैल्यू जो एक्सेप्टेबल होती हैं जनरली 10 जो मिनिमम वैल्यू
होती है एक्सेप्टेबल वैल्यू, वो 10⁻³ यूज़ होती है, कई जगहों पर 10⁻5 होती है, 10⁻6 यूज़ होती है। ये सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है, लेकिन 10⁻³ का मतलब है आउट ऑफ एवरी 1000 बेट्स यू कैन ओनली हैव 1 रॉन्ग बैट। तो मिनिमम कई जगहों पे 10⁻³ यूज़ होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर। अब हम इस पे बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर को हम क्यों लेते हैं डिजिटल सिस्टम्स में एज अ फिगर ऑफ मेरिट, और सिग्नल टू नॉइज रेशो क्यों हम लेते हैं एज अ फिगर ऑफ मेरिट फॉर एनालॉग। तो इन जनरल अगर आप देखें तो हमने पावर सिग्नल की डेफिनेशन सिग्नल सिस्टम में भी देखी थी, यहाँ पे भी है कि पावर सिग्नल इज बेसिकली सिग्नल हैविंग फाइनाइट एवरेज पावर एंड इनफाइनाइट एनर्जी। और जनरली जो एनालॉग सिग्नल्स हैं उनको हम पावर सिग्नल इसलिए कंसिडर करते हैं कि वो इनफाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए जा रहे हैं, तो उनके अंदर इनफाइनाइट एनर्जी है। तो अगर मेरे पास इनफाइनाइट एनर्जी है तो पावर सिग्नल के लिए इनफाइनाइट एनर्जी मुझे कोई रीजनेबल वैल्यू या कोई एक अच्छा वो वैल्यू नहीं देगी। तो इस पर्सपेक्टिव से मैं बजाय ऐसे कि इनफाइनाइट एनर्जी को कंसिडर करूँ, मैं फाइनाइट एवरेज पावर को कंसिडर करता हूँ। दैट इज़ वाई सिग्नल टू नॉइज रेशो हम लेते हैं जब हम एनालॉग सिग्नल ट्रीट करते हैं। तो एनालॉग सिग्नल को जनरली पावर सिग्नल ट्रीट करते हैं, और पावर सिग्नल के लिए हम हमेशा एवरेज पावर यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ वाई सिग्नल पावर डिवाइड बाय नॉइज़ पावर जो है वो बड़ा नेचुरल है फॉर एनालॉग। ऑन द अदर साइड अगर मैं एनर्जी सिग्नल को डिफाइन करूँ तो एनर्जी सिग्नल में एवरेज पावर 0 होती है और एनर्जी फाइनाइट होती है। और चूँकि हमारे पास जो डिजिटल सिस्टम है उसमें बिट की ड्यूरेशन बड़ी फाइनाइट सी होती है, तो इस पर्सपेक्टिव से वी आर मोर इंटरेस्टेड इन फाइनाइट एनर्जी की वैल्यू इंस्टेड ऑफ हैविंग 0 एवरेज पावर। तो 0 एवरेज पावर मुझे कोई मीनिंगफुल चीज़ देगी नहीं। तो दैट इज़ वाई कि मैं जब डिजिटल सिस्टम को कंसिडर करता हूँ, डिजिटल सिस्टम को मैं कंसिडर करता हूँ एज एनर्जी सिग्नल। और एनर्जी सिग्नल को बेसिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इट्स बेटर कि हम ई बी अपॉन एन नॉट वाला फिगर ऑफ मेरिट यूज़ करें।